नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे काव्य की परिभाषा तथा उसके भेद एवं उसके प्रकार, उदाहरण और कवि और जो काव्य में जो कैटेगरी है उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, किसने रचनाएं की, ये सारी चीज़ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ तो हमें ये समझना चाहिए काव्य है क्या। तो काव्य की परिभाषा तथा भेद, ये हमारा हेडिंग है। तो जो प्रसिद्ध कवि हैं उनने जो काव्य के बारे में या काव्य के बारे में परिभाषा दी, उनको सबसे पहले हम पढ़ते हैं। पहले हमें काव्य को समझना चाहिए कि काव्य आखिर है क्या। यदि हम काव्य को समझ पाएंगे तो इसके प्रकारों को और इसके जो और उसके प्रकार के भी प्रकार हैं या उदाहरण, इनको हम आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो आचार्य विश्वनाथ थे वो बहुत ही बड़े कवि थे। उन्होंने बताया रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहते हैं। ये आचार्य विश्वनाथ जी ने बताया था। और पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य कहते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा जो उक्ति हृदय में कोई भाव जागृत कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन कर दे, वह काव्य है। तो हम आपको ये सारी चीज़ इसलिए बता रहे हैं कि आपको समझ में आए। लेकिन अगर आपके काव्य की परिभाषा आती है तो आप सिर्फ रसात्मकम वाक्यम काव्य ही लिख सकते हैं, इसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे। इतना ही आप अगर लिख देंगे तो ये इसमें आपका नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट हमारा काव्य के पक्ष। अब काव्य के पक्ष को हम जान लेते हैं। काव्य का पक्ष क्या है। काव्य के पक्ष होते हैं एक आंतरिक पक्ष, एक बाह्य पक्ष, या जिसे भाव पक्ष या कला पक्ष भी कह सकते हैं। आंतरिक पक्ष यानी जो काव्य हम पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उससे हमें आंतरिक भावना क्या हो रही है, उसको हम आंतरिक पक्ष या भाव पक्ष भी कह सकते हैं। कला पक्ष वह पक्ष है जिससे हमें ये ज्ञात होगा कि बाहरी जो हम ये काव्य सुन रहे हैं उसको हमारे कानों में कैसा प्रतीत हो रहा है, हम देख रहे हैं तो हमारी आंखों में कैसा प्रतीत हो रहा है। तो ये आप समझ रहे होंगे कि ये भाव पक्ष है और ये कला पक्ष है, ये किस प्रकार का है। तो अगर बच्चों से अनुरोध है कि अगर वीडियो फास्ट हो रही हो तो आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं, जहाँ समझ में ना आए दोबारा देख सकते हैं। तो भाव पक्ष तो है, कला पक्ष वही चीज़ है, ये आता नहीं है। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक आप लोग पूरी तरीके से समझेंगे नहीं पूरा काव्य, तब तक आपको ये पूरे वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो भाव पक्ष, कला पक्ष यही है। भाव सौंदर्य, अप्रस्तुत, योजनानाद, सौंदर्य संगीत, तत्व चित्रात्मकता, विचार सौंदर्य, इस तत्व के द्वारा कविता की पूर्ण छवि हमारे संपर्क को आती है। यानी ये जो भाव पक्ष है इसमें हमारी जो रचना होगी उसमें हमें भाव सौंदर्य की ये किस प्रकार की रचना है, योजनानाद यानी ये किस प्रकार के अंदर, नाद सौंदर्य यानी जो नाद हो रहा है, जो कवि सुना रहा है उसकी सुंदरता हमारे अंतर मन में प्रतीत होगी। संगीत तत्व, संगीत हम महसूस करेंगे। ये सारी यानी जो आंतरिक भावनाएं होंगी उसको हम भाव पक्ष कहेंगे। कला पक्ष, कला पक्ष में किस तुक से गा रहा है, किस लय से गा रहा है, कौन सी शब्द गा रहा है, कौन सी भाषा है, उसके गुण, उसके अलंकार कौन से प्रतीत कर रहा है, ये सारी चीजें हमको एक कला पक्ष में रखने में आती हैं। इसके आगे हम चलते हैं काव्य के भेद। यहाँ से हमारा जो है मेन चीज चालू होता है, जो हमारे क्वेश्चन भी आते हैं इससे रिलेटेड। काव्य के भेद, काव्य दो प्रकार के होते हैं। पहला श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तो इस चीजों को हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारा जो दृश्य काव्य है, इसको हम सीधी सीधी भाषा में हम कहें तो दृश्य काव्य वह काव्य है जिसको हम आंखों से देख सकते हैं। दृश्य काव्य ऐसा काव्य होता है जिसका आनंद पढ़कर, सुनकर या देखकर लिया जाता है। यह काव्य एक नाट्य विधा है, इसका मंचन भी किया जा सकता है। यानी दृश्य काव्य, दृश्य यानी होता ही है देखना, यानी जिस काव्य को हम देख सकें, आंखों से देख सकें, महसूस कर सकें, या उसको आप देखेंगे तो सुनेंगे भी, ठीक है। तो उसको आनंद लेंगे, उसे क्या कहते हैं, हम दृश्य काव्य कहते हैं। जैसे जैसे नाटक, एकांकी, प्रहसन। उदाहरण कह दें, उदाहरण भी हमें देना है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त,
या कोई भी दृश्य काव्य जिस भी आपको जानते हैं, कोई नाटक वाटक का नाम हो, आज के नाटकों का नहीं, जो हिंदी के कवियों ने लिखे हों उसको आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा श्रव्य काव्य। तो श्रव्य काव्य ऐसा काव्य है जिसका आनंद सुनकर या पढ़कर ही लिया जाता है, यानी वह काव्य जिसको हम पढ़कर या सुनकर ही आनंद ले सकते हैं, इसका मंचन नहीं होता। तो जैसे गीत प्रगीत, जैसे हम कहें रामचरितमानस, जैसे रामायण पढ़ी जाती, सूर्य के पद, मीरा के पद, ये सारी क्या है हमारी श्रव्य काव्य में। आधुनिक तकनीकों में दृश्य काव्य का श्रव्य काव्य में तथा श्रव्य काव्य का दृश्य काव्य में रूपांतरण किया गया है। यानी जो आज आपने देखा होगा कि रामचरितमानस का रूपांतरण किया गया, उसको हम देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है श्रव्य काव्य हैं उनको देखा जा सकता है, या दृश्य काव्य है उनको सुना भी जा सकता है। ये सब क्या है, इसका जो है रूपांतरण कर दिया गया है। अब यहाँ से हम आपको बताते हैं कि काव्य के जो भेद या क्वालिफिकेशन इंग्लिश में कह सकते हैं, तो ये हमें अच्छे से समझना है। इसका फिर हम डिटेल्स में आपको इसी में वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले हमारा काव्य है, काव्य के भेद दो, जो श्रव्य काव्य हो गया और दृश्य काव्य हो गया। अब श्रव्य काव्य के दो भेद होते हैं, एक प्रबंध काव्य, एक मुक्तक काव्य। और दृश्य काव्य के भी दो होते हैं, रूपक और उपरूपक। अब प्रबंध काव्य में तीन और होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य या आख्यानक गीति भी इसे कहा जाता है, गीति काव्य को। अब ये मुक्तक काव्य जो है, पाठ्य मुक्तक, ये मुक्तक, ये जो होते हैं ये श्रव्य काव्य के पूरे हो गए। अब इसी प्रकार हम दृश्य काव्य की बात करें तो रूपक में नाटक, प्रकरण, भाषा, प्रदर्शन, डिम्ब, वियोग, समवायकार, वीथी, अंक, इहाग्मक, और उपरूपक में गद्य, पद और चंपू, ये तीनों चीजें होती हैं। तो इन चीजों को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, जो जो हमारे पेपरों में पूछी जाती हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्रव्य काव्य में। श्रव्य काव्य में पहले हम प्रबंध काव्य के प्रकारों को ही पढ़ेंगे, फिर इसके बाद मुक्तक काव्य को। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम प्रबंध काव्य में पढ़ें। प्रबंध काव्य का आशय है अच्छी तरह से बंधा हुआ, नाम ही है प्रबंध, बंध यानी बंधा हुआ, जो बंधा हुआ। इसमें एक विशेष कथा होती है। कथा का वर्णन जिन छंदों के माध्यम से किया जाता है वे छंद एक दूसरे से आबद्ध रहते हैं। अर्थात मैं आपको अपनी सरल भाषा में समझाऊं, ये आप प्रबंध काव्य जो है डेफिनेशन है उसको आप लिख लेना, लेकिन सरल भाषा में समझाऊं तो प्रबंध काव्य वह काव्य होते हैं जिसमें छंद जो होते हैं वह एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। यानी पहला छंद दूसरे छंद से बंधा होगा, दूसरा छंद तीसरे, यानी एक छंद को पढ़कर हम अर्थ नहीं निकाल सकते। हमें अगर उसको समझना है तो सारे छंदों को समझ सकते हैं। और प्रबंध काव्य जो होते हैं ये बड़े भी होते हैं, ये जो है इनका जो है छोटा रूप नहीं होता है। तो वही चीज है, प्रबंध काव्य का से अच्छी तरह से बंधा हुआ है। इसमें एक विशेष कथा होती है। कथा का वर्णन जिन छंदों के माध्यम से किया जाता है वह छंद एक दूसरे से आबद्ध रहते हैं, अर्थात उनमें पूर्वाकार संबंध होता है। एक ही छंद का अर्थ समझने के लिए उसके ठीक पहले वाले छंदों को अर्थ समझना अति आवश्यक होता है, वही चीज। इसके बाद जैसे हम आपको उदाहरण बताएं, ताहि मार मारो सुधीरा, वारिध पार गयो मत धीरा, तहाँ जाय देखी वन शोभा, गुंजत तंत्री चंचरीक मद लोभा। अर्थ जो पवन पुत्र हनुमान जी थे वो धीर बुद्धि थे। वीर श्री हनुमान जी को उसको मार को समुद्र के पार गए, वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी, वन की शोभा देखी और सारी चीजें देखी। यानी प्रबंध काव्य का जो आप समझ पा रहे होंगे कि प्रबंध काव्य जो होता है ये, अभी आप इसका अर्थ अगर आप समझें तो बीच से है पवन पुत्र, इसका मतलब ताहि माई मारो सुधवीरा, यानी मारो सुधवीरा जो है मार कर गए। बारिध पार गए मधीरा, यानी बारिध यानी समुद्र को पार करके गए। तहाँ जाय देखी वन शोभा, तहाँ जाय देखी वन, जहाँ पर उन्होंने क्या देखी, वन की शोभा देखी। कुंजत चंचरीक मधुलोभा, जहाँ पर बहुत सारी पशु जो पक्षियां थी वो पर वो वहां पर मधुर मधुर आवाज कर रहे थे। तो जिसने पहले के छंद पढ़े हैं उसे तो पता है कि ये रामायण का है। रामायण में उन्होंने समुद्र के बीच में एक राक्षस मिला हनुमान जी को, उसको मारकर वो लंका गए। लंका पर उन्होंने देखा
कि वहाँ का जो लंका का वन था वो बहुत सुंदर था और वहाँ पक्षियाँ भी गुंजायमान कर रहे थे। तो जिसने उसके पहले के छंद पढ़े हैं उसको समझ में आएगा, लेकिन अगर जिसने ये वाला वर्ड छंद पढ़ा है, ये वाला वर्ड छंद पढ़ा, तो उसको ये समझ में नहीं आएगा। अर्थात कह सकते हैं कि प्रबंध काव्य जो है छंदों से बंधा हुआ होता है, जिसको समझने के लिए उसके पहले के छंदों को हमें पढ़ना जरूरी होता है। तो चलिए प्रबंध काव्य में जो 3 ये उसके उप प्रकार है, महाकाव्य, खंडकाव्य, गीतिकाव्य, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले महाकाव्य और खंडकाव्य को समझते हैं। महाकाव्य, महाकाव्य का आशय है बृहत काव्य। तो बच्चे जो समझ रहे हैं वो इसको लिखते जाएं ताकि परिभाषा के रूप में लिख पाएं, बाकी मैं आपको अच्छे समझा रहा हूँ। महाकाव्य वह काव्य होता है जो बहुत ही बड़े रूप में लिखा जाता है, जिसमें किसी नायक या नायिका के संपूर्ण जीवन के संपूर्ण पहलुओं पर चर्चा होती है, जिसमें 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं। सर्ग यानी होता है कांड, कांड यानी एक एक सोपान भी कह सकते हैं, कांड भी कह सकते हैं, खंड भी कह सकते हैं, जिसमें 8 या उससे अधिक खंड होते हैं। लेकिन एक चीज हमें विशेष ध्यान देना है, रामचरितमानस जो है एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें 7 खंड हैं, लेकिन इसको महाकाव्य की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि इसका महाकाव्य की ये कैटेगरी होती है कि उसमें 8 या उससे अधिक होना चाहिए। लेकिन एक रामचरितमानस ऐसा महाकाव्य है जिसमें 7 सर्ग हैं, फिर भी ये महाकाव्य में इसकी गिनती होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महाकाव्य में नायक धीरोदात्त, आदर्श एवं मानवीय गुणों से युक्त होता है। यानी अब जिसके पूरे जीवन चरित्र को लोग पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका जीवन चरित्र लोगों को अच्छा लगा होगा, उसका जो चरित्र है वो बहुत आदर्श वाला होगा, इसलिए उसको पढ़ेंगे। तो महाकाव्य की समाप्ति शीघ्र नहीं होती, अर्थात ये बड़ा होता है। तो उदाहरण के लिए हम समझें, जो ये मेन चीज है इसको विशेष ध्यान दें। रामचरितमानस, तुलसीदास जी ने, महाभारत वेदव्यास जी, साकेत, मैथिली शरण गुप्त कामायनी, जयशंकर प्रसाद कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर, ये प्रमुख महाकाव्य हैं। और भी सारे हैं, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी, उर्वशी, रामधारी सिंह दिनकर, प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो ये सारी चीजें आप कुछ 4-5 तो याद कर लेना ताकि ये एग्जाम में आए तो आप लिख पाए। नेक्स्ट में आते हैं खंड काव्य। खंड काव्य का आशय आप देख ही रहेंगे, खंड यानी छोटा, एक खंड। खंड काव्य का आशय ऐसा काव्य जो खंड या भाग हो, यानी इस काव्य में जीवन की एक पक्ष का रूप पूर्णता के साथ विवरण प्रस्तुत किया जाता है। खंड काव्य शब्द से ही स्पष्ट है कि इसमें मानव जीवन के किसी एक ही घटना की प्रधानता रहती है। अर्थात जो खंड काव्य होता है वह नायक या नायिका के किसी एक घटना के प्रक्रम को वर्णन से दर्शाया जाता है। अर्थात कह सकते हैं जो खंड काव्य होता है वह नायक के किसी जीवन के एक पहलू का वर्णन होता है। यह जीवन का ना तो खंडित चित्र होता है, ना ही महाकाव्य का कोई भाग है। ये अपने आप में पूर्ण रचना होती है। यानी ये ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये इसको समझने के लिए हमें दूसरे छंदों को समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसको काव्य को अगर हम पढ़ेंगे तो इसको पूरा समझ सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि ये सिर्फ किसी एक घटना का ही इसमें वर्णन होता है। खंड काव्य की कथा में एक सूत्रता रहती है, अर्थात अनेक रूपता नहीं होती, प्रासंगिक कथाओं में इसमें स्थान नहीं होता। जैसे महाकाव्य में एक जो मेन एक कथा होती है और उसमें प्रासंगिक कथाएं भी यहाँ वहाँ की चलती रहती हैं, लेकिन खंड काव्य में कोई प्रासंगिक कथाएं नहीं रहती हैं। उदाहरण के लिए हम समझे पंचवटी, जिसने मैथिली शरण गुप्त जी ने, जयद्रथवध मैथिली शरण गुप्त जी ने, सुदामा चरित्र नरोत्तम दास जी ने, और हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे जी ने। तो ये सारे आपको इसके उदाहरण याद कर लेना है। तो आई होप ये जो खंड काव्य और महाकाव्य में आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में खंड काव्य और महाकाव्य, नाटक, एकांकी, इन दोनों में अंतर आते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। तो इसके बाद जो प्रबंध काव्य की तीसरी चीज थी आख्यानक गीति या गीति काव्य जिसे कहते हैं, वही हम समझते हैं। आख्यानक गीति उद्देश्य परक रचना है जिसमें पद्य शैली में लघु आख्यानक या कथा कहानी का वर्णन किया जाता है। आख्यानक गीति जैसे नाम ही इसमें है, गीत यानी गान, यानी कुल मिलाकर इसका जो वर्णन होगा ये लयबद्ध तरीके से होगा, इसको पद्य तरीके से ही समझाया जाएगा या बताया जाएगा। और
इसमें किसी व्यक्ति के शौर्य, पराक्रम, त्याग, बलिदान, प्रेम करना आदि भावों का सरस वर्णन होता है, यानी किसी एक चीज की इसमें प्रधानता होती है। आख्यान गीति का प्रगीत भी कहते हैं। सामान्यतः लोक भाषा से संबंधित होने के कारण, लोक जीवन की भूमिका पर लिखे जाने के कारण इन गीतों को स्वरूप पूर्णतः साहित्यिक नहीं होता। इनमें लोक भाषा और लोक छंदों का पुट देखने को मिलता है, अर्थात कि अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषा होती है, उसी हिसाब से इसकी जो है रचनाएं होती है। जैसे तमिल भाषा में तमिल में कोई अच्छा महान व्यक्ति हुआ, उसको देखते हुए इसकी रचना हुई, तो वह जो है तमिल बस में ही समझ में आएगी, यहाँ पर पूर्व में समझ में नहीं आएगी। अर्थात वही इसमें बताया गया है कि इसका जो है रूप साहित्यिक नहीं होता। उदाहरण के लिए हम बताएं, झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त, महाराणा का महत्व ये जयशंकर प्रसाद। ये तीनों चीजें आपको ये पता होनी चाहिए, ये तीनों चीजें आपको नोट डाउन कर लेनी है, ये क्वेश्चन आपका आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम मुक्तक काव्य। अब मुक्तक काव्य जो है सर्व काव्य का जो एक होता है प्रबंध काव्य, आप ऊपर उसको बैक करके देख सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊं। ये सर्व काव्य का प्रबंध काव्य के हमने तीनों चीजें पढ़ ली। अब मुक्तक काव्य, अब मुक्तक काव्य को पढ़ते हैं। मुक्तक काव्य जो होता है इसे निर्बंध काव्य भी कहते हैं। इसके छंद अर्थ की दृष्टि से पूर्वापर प्रसंगों से मुक्त होते हैं, यानी जो ये मुक्त काव्य होता है इसका नाम ही है मुक्तक। जैसे अब ये प्रबंध काव्य हमने पढ़ा, उसमें जो एक छंद होता है वो दूसरे छंद पर डिपेंड करता है, दूसरे छंद को जब हम पढ़ेंगे तभी उसको हम समझ पाएंगे। लेकिन मुक्तक काव्य यानी मुक्त, इसमें जो एक एक छंद होगा वो सारे अपने आप में मुक्त होंगे, अपने आप में पूर्ण होंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बाकी आप लोग इसकी डेफिनेशन लिख लें, देख लें, और यही है। जैसे उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं बिहारी, जो मुक्तक काव्य के जो रचयिता है, जैसे बिहारी, कबीर, रहीम, मीरा, सूर, तुलसीदास, इनने जो दोहा लिखे, नीति के दोहे लिखे, रहीम जी ने जो दोहे लिखे, सूरदास जी ने जो लिखे, वो अपने आप में एक ही पूर्ण है। जैसे जैसे उदाहरण के लिए हम बताएं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरी सदगुरु, कृपा करार अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये एक मुक्तक काव्य है, ये एक ही छंद है सिर्फ, और ये एक ही अपने आप में पूर्ण है। तो और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है, यानी जो प्रबंध काव्य है तो बड़े बड़े होते हैं, काफी सारे छंद होते हैं उसमें, तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यानी जो वनस्थली अगर प्रबंध काव्य है, तो जो मुक्तक काव्य है वो एक चुना हुआ गुलदस्ता है, यानी इसका भी विशेष महत्व है। नेक्स्ट में आते हैं, जो मुक्तक काव्य के दो प्रकार होते हैं, पाठ मुक्तक और गेय मुक्तक। तो ऐसे मुक्तक जो विचार प्रधान होते हैं, जिनमें चिंतन या तर्क वितर्क की प्रधानता होती है, पाठ मुक्तक कहलाते हैं। इन मुक्तकों की शैली ज्ञानात्मक होती है, जैसे रहीम, कबीर, तुलसी देव आदि के दोहे। यानी पाठ मुक्तक ऐसे मुक्तक होते हैं जिसमें विचारों का वर्णन होता है, जिनका हमें अनुसरण कर, जो हमारे लिए एक संदेश देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पाठ्य मुक्तक कहते हैं। जैसे रहीम, जैसे रहीम के आपने पढ़े होंगे, कबीर के पढ़े होंगे, तुलसीदास के रहीमन रहीमन पानी राखिए, रहीम जी ने लिखा था, बिन पानी सब सून। ये सारी चीजें हमको ज्ञान देती हैं, इनका हमें अनुसरण करना चाहिए। ऐसे जो विधान होते हैं उसे पाठ मुक्तक कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा गेय मुक्तक। ऐसे मुक्तक जो भाव प्रधान होते हैं, जिनका क्या होता है, भाव समझने योग्य होता है, उनका भाव समझने, जिनको सुर और लय के साथ गाया जा सके, यानी उनको लय से भी से गाया जा सके, उन्हें गेय मुक्तक कहते हैं। इन मुक्तकों की शैली भावनात्मक होती हैं, जैसे मीरा, सूर आदि के पद। जैसे मीरा जी ने उससे जो पद गाए, या सूर जी ने पद गाए, मीरा जी ने जो पद गाए वो भक्ति भाव के थे, उसमें हमें भाव के दर्शन होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, गेय मुक्तक। उन्हें गा गा कर भी उन्होंने कहा है। तो आई होप ये आपको पाठ मुक्तक और गेय मुक्तक भी समझ में आ गए होंगे। उदाहरण के लिए पाठ मुक्तक में हम रहीम, कबीर, तुलसीदास
ये सारे लिख सकते हैं। और गे मुक्तक में लिख सकते हैं सूरदास और मीराबाई। नेक्स्ट हम आते हैं रूपक और उपरूपक। तो रूपक जो होते हैं वो लगभग 33 प्रकार के होते हैं, जैसे शिल्पक, विलासिका, दुर्मिलका, प्रस्थान, भाणिक, भाणी, गोष्ठी, हल्लीसका, काव्य। ये आपको याद नहीं करना है, परंतु मैंने ये इसलिए दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि ये भी चीज़ें होती हैं, क्वेश्चन पेपरों में आती नहीं हैं। आप ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। कुछ विद्वान के अंतर्गत गद्य, पद्य और चंपू को इसमें शामिल करते हैं, यानी ये भी चीज़ शामिल है। ये कहे में ये है हमारी दृश्य काव्य में। दृश्य काव्य में नाटक, एकांकी, ये सारी चीजें हैं। तो ये नाटक, एकांकी, दृश्य काव्य से हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा नाटक, एकांकी में अंतर, खंड काव्य, महाकाव्य में अंतर, उनके कुछ उदाहरण जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसको आप जरूर देखें। और इसको वीडियो को अगर एक बार में आपको समझ में ना आया हो तो आप दोबारा स्क्रॉल डाउन करके दोबारा देखें। कुछ चीज़ें दोबारा रिपीट हो गई हैं इस वीडियो में, तो उसको आप ना लिखें। जो एक बार लिख लें वही लिखें, जो मैंने समझाया है वही लिखें, और ये आपके क्वेश्चन पेपरों में आएंगी और आपको ये बहुत अच्छे समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।